तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में, जहां आजकल आपकी 90 डेज की क्रैश कोर्स चल रही है। और ये जो क्रैश कोर्स है इसका डे 13 है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपसे कहा है कि सैटरडे और संडे आपकी क्लास जो हो सकती है थोड़ा सा विलंब हो सकता है उसमें, यानी थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है। तो आपका आज डे 13 आपका आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको साथ साथ ही इन क्लासेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम थोड़ा सा डिले कर दें, सर लेट हो जाए, सर पढ़ा ही रहे हैं ठीक ही हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो डे 13 है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे आपको ये पता है, मैंने आपको पहले आप जो अभी तक की क्लासेस कराई है उसके अंदर आपने देखा होगा कई प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। और धीरे धीरे ये सोचना जब तक कि 90 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपकी जो चीज़ें हैं कितनी ज़्यादा आपकी वो समझ में आ जाती हैं। ठीक है, देखना डे 13 हम लोग शुरुआत करेंगे जीएस के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटिक कंज्यूम क्या होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी ये क्या चीज होती है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा स्मार्ट इंक ज्यादा होगी तो थोड़ा लीक कर रही है। ठीक है, देखिए इसको जो बोला जाता है इंग्लिश में बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटिक कंज्यूम, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटिक कंज्यूम एमपीसी। होता क्या है, जितनी आपकी आय बढ़ी यानी आय यानी इनकम में चेंजेस आने के बाद आपके उपभोग कंज्यूम में जो चेंजेस आता है उसका जो रेशियो कहलाता है उसी को क्या बोला जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। लिखो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, मतलब अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय इसको लिखोगे। ठीक है, यानी कितना आपने अतिरिक्त उपभोग यानी कितना आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, वह अतिरिक्त आय, वह अतिरिक्त आय। इसके ब्रैकेट में लिखो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन। आय में परिवर्तन यानी आपकी इनकम में जो चेंजेस आए उसके कारण आपके कंज्यूम करने में जो चेंजेस आए उसी को बोला जाता है क्या, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। और इकोनॉमी का इसके बाद अधिकतम 2 क्लास आएंगे। ठीक है, इकोनॉमी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, इतने से आपका काम बन जाएंगे। तो जहां निजी यानी प्राइवेट सेक्टर प्लस सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही आते हैं। ठीक है, निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की जहां पर भूमिका होती है उसको क्या बोला जाता है, अपने आप में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका वाले क्षेत्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, अगला लिखना आपको, तीसरा लिखना है आपको सरकार की अनुमानित मतलब जो एक अपने आप में एक नई चीज है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12 यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किसमें किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसको क्या बोला जाता है, ब्रैकेट में सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 112 में, ये बहुत आता है पेपर में। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें प्रावधान, इसका प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 112 में। इसके अंदर लिख लीजिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण, यानी सरकार की क्या प्राप्तियां हो सकती है, अनुमानित प्राप्तियों प्लस व्ययों का विवरण, यानी व्यय कितना हो रहा है उसका जो विवरण है अपने आप में, इसी को क्या बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल आता है, इसको सार्वजनिक प्रावधान को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे। यानी सार्वजनिक मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित है एक प्रकार से, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर होता है, आप लोगों ने सुना होगा निजी क्षेत्र, ऐसे ही एक सरकारी क्षेत्र होता है सार्वजनिक क्षेत्र। इसको इसके प्रावधान को कैसे करोगे आप, यानी वित्त प्रबंधन बजट के तहत होता है। यानी कभी भी अगर आपको ये पता चलेगा कि सार्वजनिक प्रावधान, यानी कभी कहते हैं ना सार्वजनिक प्रावधान है इसके लिए, इसका क्या मतलब होगा, इसको जो फाइनेंस होगा यानी इसका जो बजट होगा वो बजट के तहत होगा। ठीक है, तो लिखो वित्तीय प्रावधान बजट के तहत होगा, वित्त का प्रबंधन, वित्त प्रबंधन बजट के तहत होगा, यानी बजट के तहत, यानी जो इसको वित्त मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, वो बजट के तहत मिलेगा। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना है इकोनॉमी चल रही है आपकी, नॉर्मल चीज़ नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा भय आपको लगता है कि यार इकोनॉमी हम कैसे करेंगे, पटवारी में इकोनॉमी पूछ देगा, दरोगा में पूछ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करके जाएंगे सही तरीके से तैयार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, लिखो भारत में वित्तीय ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर जो होता है यानी वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला लिखो, बजटी घाटे को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, यानी पेपर में पूछेगा बजटी घाटा है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो बजटी घाटा किसको बोला जाता है, ध्यान रखना, आपको राजस्व प्राप्ति से अधिक अगर व्यय करना पड़ेगा, यानी आपका राजस्व कम प्राप्त हुआ, यानी राजस्व प्राप्ति से अधिक अगर आपका एक्सपेंडिचर हो गया यानी अधिक व्यय हो गया, यानी अधिक क्या हो गया, व्यय हो गया प्राप्ति से, यानी प्राप्ति से ज़्यादा अगर व्यय हो गया तो उसको बोला जाता है बजटीय घाटा। 100 रुपये मेरे 150 रुपये खर्च हो गए तो वो घाटे में आ गया, ठीक है। इसके बाद संतुलित बजट किसको कहा जाता है, यानी संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट किसको कहा जाता है, ऐसा केस जहां पर आपकी प्राप्ति और जो व्यय और प्राप्तियां हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो लिखो व्यय व प्राप्तियां बराबर हों, जिस केस में अभी इकोनॉमी चाहिए एनसीईआरटी छांटने में कम से कम आज सुबह 10 बजे से बैठा, 2 बजे फ्री हुआ मैं आज की क्लास छांटने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छांटने हैं। संतुलित बजट क्या है, व्यय और प्राप्तियों का जो अपने आप में बराबर होती हैं तो उसको संतुलित बजट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, बजटीय घाटे का वित्त पोषण किन किन तरीकों से किया जाता है। जब कभी सरकार को बजटीय घाटा हो गया तो लिखो ऐसे आएगा, बजटीय घाटे का वित्त पोषण, अब उसके लिए पैसा लाना है, कहाँ से लाया जाएगा, ठीक है। वित्त पोषण ये किन किन तरीकों से सरकार करती है, तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो सर क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी यानी करारोपण करेगी, करारोपण, ठीक है। दूसरा सरकार क्या कर सकती है, ऋण उठा सकती है यानी मार्केट से उधार उठा सकती है। तीसरा नोट छाप सकती है, तो लिखो ऋण उठाकर, और थर्ड नोट छापकर, नोट छापकर। ये 3 मुख्य टूल्स हैं सरकार के जिससे वो क्या कर सकती है, बजटीय घाटे का वित्त पोषण, यानी जब सरकार को घाटा हो गया तो इस तरीके से सरकार उसको बैलेंस बनाएगी, ठीक है। ये पेपर में आता है। अगला लिखो, सरकारी घाटे में कमी किस किस आधार पर की जाती है। जब सरकार को घाटा हो गया, सरकारी घाटे में कमी, ये किस आधार पर सरकार घाटे में कमी करेगी। इसमें भी सरकार या तो क्या करेगी, कर को बढ़ाएगी यानी कर का रेट यानी टैक्स क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और व्यय को क्या कर देगी, कम कर देगी, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देगी, टैक्स सिस्टम को क्या कर देगी, यानी टैक्स रेट को बढ़ा देगी। वो अपने आप में क्या होगा, सरकारी घाटे में कमी करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अगला लिखना आपको, राजकोषीय नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति यानी राजकोष जो होता है सरकार का, उसकी जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, उसके 3 मुख्य जो है तत्व वो क्या क्या है। देखो, राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य सरकार की, भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी है, ठीक है, राजकोषीय मतलब अपने आप में नीति के 3 मुख्य उद्देश्य, राजकोषीय नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या क्या है देखना, ठीक है। पहला उद्देश्य सरकार का है, इसमें साम्यता होनी चाहिए, दूसरा समृद्धि ग्रोथ होनी चाहिए, तीसरा स्टेबिलिटी स्थायित्व होनी चाहिए। साम्य, समृद्धि और स्थायित्व, ठीक है। साम्य लिख दिया होगा आपने, समृद्धि लिख दिया, और तीसरा स्थिरता लिख दो। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता। ये 3 चीजें होती हैं सरकार की राजकोषीय नीति, यानी सरकार अपनी जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसके मुख्य उद्देश्य जो होते हैं, साम्यता होती है, समृद्धि होती है और स्थिरता होती है, ठीक है। साम्यता का मतलब हर क्षेत्र को बैलेंस करके चलना है, ये नहीं कि एक सेक्टर को आपने बहुत कुछ दे दिया, दूसरा सेक्टर को आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर ये राजकोषीय नीति सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। साम्य होना चाहिए। दूसरा स्थिर होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने बजटीय प्रावधान कर दिया और वो 1 महीने बाद फ्यूज हो गया, ऐसा नहीं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा ग्रोथ बहुत जरूरी है, यानी अपने आप में क्या होनी चाहिए, उससे ग्रोथ होना क्या है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ग्रोथ भी उससे होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, FRBM एक्ट कब पारित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट FRBM मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ठीक है। एक्ट ये है सन 2003 का, और इसको हिंदी में भी लिख लो, यानी राजकोषीय फिस्कल मतलब अपने आप में होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। क्या लिखोगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन, बजट प्रबंधन, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, 2003 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रहता है, ठीक है। अगला देखो, बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है। बजट जब खर्च करती है सरकार, बजट खर्च का वह भाग जिसे सरकार उधार लेकर पूरा करती है, जिसे
सरकार उधार लेकर पूरा करे, ठीक है, उधार लेकर पूरा करे, वो क्या कहलाता है अपने आप में, राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। यानी एक ऐसा पोर्शन जहां सरकार को बजट के घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, तो इसका मतलब है सरकार क्या कर रही है, राजकोष सरकार के घाटे में चल रहा है। यानी बजट खर्च का एक ऐसा भाग जिसे सरकार उधार लेकर पूरा करती है, क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिस्कल लॉस कहलाता है, ये देखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, राजकोषीय घाटे को आप किस रूप में परिभाषित करोगे, कोई क्वेश्चन पूछ देगा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। देखिए सिंपल सी बात है, राजकोषीय घाटा में क्या होता है, जो सरकार कुल व्यय करेगी, कुल व्यय, जैसे सरकार ने 1000 रुपए का व्यय कर दिया, ठीक है, 1000 रुपया सरकार ने क्या कर दिया बच्चों, व्यय कर दिया है, तो कुल व्यय जितना भी व्यय हुआ, ठीक है, इसके साथ आप क्या देखोगे, किस चीज का अंतर देखोगे, सरकार को आय कितनी प्राप्त हुई। बाई चांस सरकार की व्यय 1000 रुपया व्यय था और सरकार को 1100 रुपया आय प्राप्त हुई, ठीक है, लेकिन पता चला कि इस 1100 रुपये में 200 रुपये की सरकार ने ऋण ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं, तो ये ऋण वाले पोर्शन को हटा दोगे तो आय सरकार की कितनी मानी जाएगी, 900 रुपये मानी जाएगी। तो एक ऐसा पोर्शन जो कुल व्यय के बाद आप ये देखोगे सरकार के ऋण को छोड़कर, इस ऋण को हटा दोगे, इसके अलावा जो आपकी इनकम होगी यानी आय होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, राजकोषीय घाटा, उसका अंतर। तो कुल व्यय लिखो, कुल व्यय व ऋण ग्रहण को छोड़कर, ऋण ग्रहण को छोड़कर, यानी जो सरकार ने ऋण लिया है इसको छोड़कर, ठीक है, इन ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, यानी उसके अलावा जो सरकार को मिला, कुल प्राप्तियों का अंतर, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, राजकोषीय घाटा 1000 रुपये सरकार ने क्या किया, व्यय किया, ठीक है, उसके अलावा सरकार ने सपोज 1100 रुपये क्या किए, प्राप्त किए, और 1100 रुपये में 200 रुपया सरकार का गया है, इसी में ऋण है। तो देखो अंतर किस चीज़ का देखोगे आप, ये 1000 रुपये व्यय कर दिया, 200 रुपये हटा दोगे तो कितना प्राप्त हुआ, 900, इसमें अंतर कितना रहा, 200, तो सरकार के लिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा कितने रुपये का हो गया, 200 रुपये का, सॉरी 1000 रुपये 900, 100 रुपये का क्या हो गया, इसमें राजकोषीय घाटा हो गया, ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला लिखना, राजस्व घाटे को आप किस रूप में परिभाषित करोगे, पेपर में क्या आएगा, राजस्व घाटा है, इतना आएगा पेपर में, राजस्व घाटा है, इस टाइप से आएगा, तो आपको ध्यान रखना है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये राजस्व ही लिखा होना चाहिए, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां नहीं होना चाहिए। अब मैं किसी दिन एक दिन क्लास में आपको ये बता दूंगा कि राजस्व व्यय के अंदर किसे समाहित करोगे, पूंजीगत व्यय के अंदर किसे समाहित करोगे, राजस्व आय के अंदर किसे समाहित करोगे, राजस्व पूंजीगत आय के में किसे समाहित करोगे। बाई चांस कभी पेपर में आपका आ गया कि इसमें से कौन सा राजस्व व्यय है, कौन सा आपका पूंजीगत व्यय है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे बस एक दिन अगले, जब मैं एक आध दिन में क्लास पढ़ा दूंगा, मुझे एक कॉमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे कोई याद दिला देना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय या राजस्व आय और पूंजीगत आय को हम कैसे छांटें, कौन सी इनकम को हम राजस्व आय कहेंगे, कौन सी को पूंजीगत आय कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राजस्व आय या राजस्व व्यय ऐसा होता है जो आपको बार बार करना पड़ता है, अकेला नहीं। जैसे अब सपोज मतलब आपके कहीं पर एक किराए में आपने मकान दे दिया, तो किराया आपका मंथली आता रहेगा, तो रेगुलर इंटरवल पे जो आपकी इनकम हो रही है उसी को बोला जाता है राजस्व आय, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पे आप जो पैसा दे रहे हो उसको बोला जाता है राजस्व व्यय। तो दिमाग लगाना, ऐसी चीज जो आपको रेगुलर इंटरवल पे प्राप्त हो रही है, तो राजस्व आय और व्यय ऐसे डिफाइन करोगे। पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय आपको कैसे करोगे, एक मुश्त जब पैसा मिलता है, जैसे आपने अपना मकान ही बेच दिया, किराए पर लगा के मकान ही बेच दिया, तो पूंजीगत आय होगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, मैं इसकी एग्जांपल बता दूंगा। अगला लिखो, कौन सा व्यापार अदृश्य व्यापार कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र का व्यापार क्या कहलाता है, अदृश्य व्यापार कहलाता है। इसको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश में जब सेवाओं का व्यापार होगा उसको देख नहीं पाओगे, दिखता नहीं है वो, ठीक है। अदृश्य व्यापार इसीलिए कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा से पार करते हुए इन्हें नहीं देखा जाता, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा से पार करते हुए इन्हें नहीं देखा जाता। अगला, खुली अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में परिभाषित करोगे, खुली अर्थव्यवस्था, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अन्य देशों के साथ आय और निर्यात करती है, यानी जहां पर देशों का आयात और निर्यात होता है अन्य राष्ट्रों के साथ, आयात निर्यात अन्य राष्ट्रों के साथ, ऐसा होगा तो राष्ट्र के साथ, तो अन्य राष्ट्रों के साथ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था होगा, आयात निर्यात नहीं होता, इसी का उल्टा लिख लेना, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता, नोट करके लिखो, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता है, ठीक है। अगला लिखो, यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना, यूरोपीय सब एनसीईआरटी मौद्रिक संघ की स्थापना जो हुई थी अपने आप में, वो कब हुई थी, जनवरी 1999 में,
जनवरी 1999 में। ठीक है, अगला लिखो आपको ब्रिटेन वुड्स प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ये किस सन में अस्तित्व में आई थी? 1944 में। और यहीं पर आपको क्वेश्चन लिखना है, ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, यानी कौन सी दो संस्थाएं थी जो ब्रिटेन वुड के तहत अस्तित्व में आई थी, यानी कौन सी दो संस्था जुड़वा बहनें कहलाती है? ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतान है, जुड़वा बहन कुछ इस टाइप का एक आंसर है, IMF और विश्व बैंक उसका आंसर होगा, चेक कर लेना इसको। ठीक है, ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें या जुड़वा बहनें जो भी कहता होगा, IMF और विश्व बैंक के कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये चेक कर लेना। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको देखना, जुड़वा बहनें हैं या क्या है, कौन कौन सी दो संस्थाएं, इसको चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूं, विश्व बैंक और वही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन होता है, तब क्या होता है? मुद्रा, क्वेश्चन क्या आएगा, मुद्रा के अवमूल्यन होने पर क्या होता है? तो हमेशा ये याद रखना, इस केस में आयात जो बाहर से आप मंगाओगे वो महंगा हो जाएगा, आयात महंगा व निर्यात जो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट कर देना। यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब कभी भी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तब क्या होता है? आयात सस्ता, आयात महंगा, निर्यात सस्ता, निर्यात महंगा, इस टाइप से कुछ ऑप्शन आएगा। तो यह ध्यान रखना, आयात जो बाहर से मंगा रहे हो वो सस्ती हो जाएंगी वो चीज़ें, और जो बाहर भेज रहे हो, निर्यात कर रहे हो वो मतलब जो बाहर से मंगा रहे हो वो महंगा हो जाएगा, जो यहाँ से बाहर भेज रहे हो वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज देखो, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब आप अपने करेंसी की जो वैल्यू है वो दूसरे डॉलर वगैरह के कंपेरिजन में गिरा दे रहे हो। सपोज पहले $1 50 रुपए का मिलता था, मतलब 50 रुपए बराबर $1 था, नॉर्मल कंडीशन। अब आपने अवमूल्यन कर दिया, अब आपका $1 हो गया रुपए 100 के इक्वल, यानी अब $1 जो है आप 100 रुपए दोगे तब $1 मिलेगा, यहाँ 50 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। अब आपने व्यापार किया, आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर व्यापार कर रहे हो, आपने मार्कर बेचना चाहा, सपोज इसकी कीमत पहले, इस मार्कर की कीमत आपके देश में बना है 50 रुपए का था, ये मार्कर कितने रुपए का था? 50। तो क्या हुआ, आप नॉर्मल कंडीशन में 50 रुपए मार्केट से दूसरे देश में जा रहा, उसने कितने, अगर उसने 2 मार्कर खरीदने आपके तो वो कितने डॉलर देगा आपको? $2 देगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपए है, अब वो रुपए तो देगा नहीं, उसने कितने डॉलर दे दी? 2। आपने क्या कर दिया? मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, यानी डिवैल्यूएशन कर दिया, तो $1 की कीमत कितनी होगी? अब 100 रुपए होगी, 100 रुपए के इक्वल। तो अब बताइए, ये मार्कर तो 50 का ही है, अब आपको कितने डॉलर मिलेंगे? कितने डॉलर मिलेंगे? दिमाग लगाओ। अब आपको $1 जो है, मतलब 100 रुपए के, मतलब मार्कर, वो $1 में 2 मार्कर लेके चला जाएगा, यानी पहले वो $1 में एक ही मार्कर खरीद पा रहा था, अब $1 में वो 2 मार्कर खरीद रहा, यानी ज्यादा सामान लेके जा रहा सस्ते में, तो निर्यात सस्ता हो गया, आयात क्या हो गया? महंगा हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, रुपये, व्यापार संतुलन किसको कहते हैं? व्यापार संतुलन। ठीक है, व्यापार संतुलन से आप किस प्रकार से व्यापार संतुलन को डिफाइन करोगे? तो इसमें याद रखना, जब वस्तु और सेवा के आयात निर्यात में संतुलन हो, तो लिखो वस्तु के आयात निर्यात में संतुलन, वस्तु के आयात और निर्यात में संतुलन हो। ठीक है, यानी जितना आप बाहर से मंगा रहे हो उसी हिसाब से आप दूसरे देश को भी बेच रहे हो, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात अपने आप में क्या संतुलित है, तो ऐसे जो कंडीशन होगी उसको बोलोगे व्यापार का संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको, दोहरा घाटा किसे कहते हैं? यानी ये सब इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, 12th की किताब के लास्ट बचा आपका इकोनॉमी। ठीक है, 2 या 3 मतलब 2 क्लासेस में और आएगी इकोनॉमी, इसके अलावा आपकी इकोनॉमी एंड होगी समझो NCERT की, और इससे बाहर क्वेश्चन आपका आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, दोहरा घाटा। इसके बाद तुरंत हिस्ट्री की ओर जाएंगे, और हिस्ट्री के साथ कभी कभी भूगोल। दोहरा घाटा, दोहरा घाटा किसे कहते हैं बच्चों? देखना, व्यापार घाटा और बजटीय घाटा जब दोनों साथ साथ होते हैं, यानी आपको व्यापार में भी घाटा हो रहा, साथ साथ आपका बजटीय घाटा भी चल रहा, बजट में भी घाटा, तो तब आपका क्या होगा? दोहरा घाटा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपको, गैर उपादान आय, यानी ग्रेच्युटी के अंदर आप किसको समाहित करेंगे? गैर उपादान आय, ये ग्रेच्युटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रेच्युटी, इसके अंदर क्या क्या आएगा इसको लिख लो, कौन से आय गैर उपादान यानी नॉन फैक्टर इनकम टाइप के कहलाते हैं? जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, यानी सेवा सर्विस से संबंधित है, जैसे जहाजरानी, बैंकिंग लिखो, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में लिखो सेवा क्षेत्र से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित लिख देना इसको। ठीक है, देखिए
तो ये जो चीजें होती हैं इसको गैर उपादान आय, यानी इनसे जो आपकी इनकम होती है उसको बोला जाता है गैर उपादान आय, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे सर आप जीएस में जैसे क्रैश कोर्स करा रहे हो तो जीएस में इतना क्यों फोर्स कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं सेलेक्ट होने वाले बच्चे इसी से सेलेक्ट होते हैं। उत्तराखंड सब ने पढ़ लिखी है, सेलेक्ट होने वालों की बात कर रहा हूं। नॉन सेलेक्ट जो सेलेक्ट ही नहीं होने वाले, जो 50-40 नंबर के में रुक जाएंगे, फिर उनके लिए कुछ भी पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना गैर उपादान आय के अंदर आप किन किन चीजों को समाहित करोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, रुपये का जब मूल्य ह्रास होता है तो क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन आज की इकोनॉमी का, रुपये का मूल्य ह्रास, यानी जब कभी भी रुपये का मूल्य ह्रास होगा तो उसमें क्या क्या होगा देखना। एक तो विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। विदेशी वस्तु की कीमत ये क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, पहली बढ़ जाएगी, लिखो की कीमत हाई हो जाएगी, ठीक है, साइन लगा रखा है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है, घरेलू वस्तु सस्ती हो जाती है, ये ध्यान रखना। और तीसरा इसके अंदर निर्यात जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके देश का माल सस्ता हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ले जाएंगे, और दूसरे देश से आप कम मंगाओगे, यानी आयात क्या हो जाएगा, कम। जब कभी भी रुपये का मूल्य ह्रास होता है तो हमेशा याद रखना विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, घरेलू वस्तुएं सस्ती होती है। तो जब घरेलू वस्तुएं सस्ती होती है दूसरे देश को ज़्यादा भेजेंगे, हम निर्यात करेंगे, विदेशी वस्तुओं की कीमत बढ़ी है तो हम दूसरे देश से कम मंगाएंगे, यानी आयात अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना। ये था आपका आज का कौन सा पोर्सन, जिसके अंदर आपका इकोनॉमी वाला पोर्सन शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पोर्सन आता है आज की डे 13 का, वो आता उत्तराखंड का पोर्सन। और उत्तराखंड के पोर्सन से मैंने एक चीज़ की, मुझे ये लगा जैसे यशवंत कठौत जी की किताब है उत्तराखंड हिस्ट्री का, उसमें से हो सकता है आपके जो चित्र वाला पोर्शन है, उन्होंने जो मेन अभिलेख वगैरह के चित्र वगैरह दिए, उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ये अभिलेख कहाँ मिला, ये किस चीज से संबंधित है, ये किसका अभिलेख है, इस तरीके का कभी कभी क्या पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला लिखो आप लोग, कंडारा ताम्र अभिलेख का संबंध किससे है? युग के चल रहा है, ठीक है। कंडारा ताम्रलेख, ये जो संबंध है ये अपने आप में एक राजा हुआ करते थे, ललित सूरदेव। कंडारा किसका है? ललित सूरदेव से इसका क्या है, संबंध है, इसको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखना है, गणपतिनाथ का रुद्र महालय गोपेश्वर का अभिलेख किस में है, मतलब कौन सा अभिलेख मिला है, या इस तरीके से लिखूं, मैं बताता हूं। रुद्र महालय गोपेश्वर में मिला है, ठीक है। गोपेश्वर का शंख अभिलेख किससे संबंधित है? शंख अभिलेख का संबंध लिख लीजिए किससे है, यह गणपति नाग से, ठीक है। किससे? गणपति नाग से ये संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, लखू उड्यार के जो शैल चित्र हैं उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? लखू उड्यार शैल चित्र के मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, ये देखना है। समूह में नृत्य किया गया, समूहबद्ध नृत्य लिखो, समूहबद्ध नृत्य अपने आप में ये है कौन सा, लखू उड्यार के शैल चित्र का मुख्य विषय क्या है, समूहबद्ध नृत्य। और ये जो शैल चित्र है इसमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया है? 3 रंग हैं इसमें, एक तो श्याम रंग यानी सांवला रंग, सफेद है एक, ठीक है, श्याम रंग है, सफेद है, और तीसरा कत्थई लोहित है। क्या लिखोगे? कत्थई लोहित। ये 3 मुख्य प्रकार के इसमें क्या हो रखे हैं, रंगों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया मेनली, ठीक। इसके बाद अगला लिखो, मलारी जो है किस संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करती है? मलारी में कौन सी संस्कृति मिली है? ये मिली है बच्चों अपना महापाषाणकालीन संस्कृति स्थल है, यानी मेगालिथिक, ठीक है। मलारी क्या है? महापाषाणकालीन संस्कृति यहाँ मिली है, यानी ब्रैकेट में लिखो संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर, ठीक है, मेगालिथिक लिख देना। अगला लिखना आपको, कुलिंद काल में ईंटों से निर्मित गरुड़ाकार यज्ञ वेदी कहाँ से मिली है? सेनचित्ती, ठीक है, देवडुंगा पुरोला से। अगला क्वेश्चन इस तरीके से लिखो, आप लोग पूरा लिखना है, ठीक, आप लोग पूरा लिखना। कुलिंद काल में निर्मित, पूरा क्वेश्चन लिखना आप लोग, ठीक है। कुलिंद काल में ईंटों से निर्मित लिख लो, कुलिंद काल में ईंटों से निर्मित गरुड़ाकार यज्ञ वेद, एक टाइप गरुड़ाकार यज्ञ वेद सेनचित्ती प्राप्त हुई है, सेनचित्ती प्राप्त हुई है देवडुंगा पुरोला से, ठीक है, उत्तरकाशी। क्या लिखोगे?
ढूंगा पुरोला से ये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, ये उत्तरकाशी लिख देना ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, उत्तर कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है। उत्तरकालीन उत्तर कुषाणकालीन लिखना, उत्तर कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्रा ये किस स्थान से प्राप्त हुई है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान रखना आपको, कच्चनपुर खटीमा से, कच्चनपुर खटीमा से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला लिखो आपको, स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला प्रथम पंवार राजा। स्वमुद्रा, खुद की स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला प्रथम पंवार राजा कौन था अपने आप में, ये था लखनदेव, लखनदेव या लखनदेव। ठीक है, कौन सा है, लखनदेव है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपने लिखो, धारसिल शिलालेख का संबंध है सॉरी, धारसिल शिलालेख अनंतपाल का है। क्या लिखोगे, अनंतपाल। धारसिल शिलालेख का संबंध किससे है, अनंतपाल से है। अगला लिखो, पंवार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, पंवार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी, स्टार्टिंग में प्रारंभिक राजधानी ये हुआ करती थी बच्चों, चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ अनावश्यक नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना ऑथेंटिक है, जो चीज़ें हैं स्पष्ट प्रमाण है जिसके, वही पढ़ना है, बाकी फालतू का पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगला लिखना है आपको, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध है, गोबासा ताम्रपत्र ये है ज्ञानचंद का, किसका है, ज्ञानचंद का है गोबासा ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपने को लिखना है, गढ़सारी ताम्रपत्र थोर अभयचंद्र का, गढ़सारी ताम्रपत्र ये है अपने आप में थोर अभयचंद का, थोर अभयचंद का है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है, कुलसारी लेख किसका है, यह है जतबाल देव का, कुलसारी अभिलेख, कुलसारी क्या लिखोगे, कुलसारी लेख, कुलसारी लेख ये अपने आप में किसका है, जतबाल देव का, जतबाल देव, जतबाल देव का है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको एक ध्यूल लेख है, यानी केदारेश्वर मंदिर स्थित ध्यूल लेख का संबंध महाराजाधिराज प्रदीप शाह। लिखो ध्यूल लेख, ध्यूल लेख ये अपने आप में किससे संबंधित है, प्रदीप शाह से। ठीक है, प्रदीप शाह, ब्रैकेट में लिखो केदारेश्वर मंदिर से प्राप्त है, ब्रैकेट में लिखो केदारेश्वर मंदिर से प्राप्त। और अंतिम क्वेश्चन लिखना आज के दिन का, सेम मुखेम ताम्रपत्र किसका है, प्रद्युम्न शाह का। क्या लिखोगे, सेम मुखेम ताम्रपत्र किसका है, सेम मुखेम ताम्रपत्र, ताम्रपत्र ये है महाराजा प्रद्युम्न शाह का, किसका है, प्रद्युम्न शाह का है। ठीक है, ये थे आज के, थोड़ा समय की कमी की वजह से आज मैं आपको हिंदी और पॉलिटिकल के क्वेश्चन नहीं करा पाया। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।